हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग, जो तुम्हारा क्लास 11th का है। और इसमें हम कवर अप करेंगे टोटल एनसीईआरटी, जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। चाहे वो तुम्हारा जेई मेंस हो, तुम्हारा बोर्ड का पेपर हो या तुम्हारा नीट का हो, सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी जो होगा वो तुम्हारा कवर अप करेंगे। साथ ही साथ इसमें बहुत सारा चीज जो है जिसमें कि तुम्हें ट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा, जिससे तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फाइंड कर सकते हो। के लिए हम लोग ट्रिक्स का भी यूज करेंगे। और ये हम ट्राई करेंगे कि 30 मिनट्स में तुम्हारे पास टोटल चैप्टर को हम कवर अप कर ले। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग चैप्टर का कंटेंट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। जैसे लुईस रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बाद बॉन्ड पैरामीटर करेंगे, उसके बाद रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद फजांस रूल हो गया, वीवीटी। उसी के बाद हम लोग एमओटी वीएससीपीआर थ्रू, इसी में आएगा हाइब्रिडाइजेशन और हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर कोई भी टॉपिक अगर तुम्हें लग रहा है कि स्किप हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम पूरा वीडियो को देखोगे तो उसमें सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है। यहाँ मेनली जो है हम कंटेंट तुम्हें दिए कि ये सारे चीज जो मेन टॉपिक है उसको हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। सबसे पहले केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो केमिकल बॉन्ड कहने का मतलब सिंपल हम बोले तो एक अट्रैक्टिव फोर्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट एटम को क्या करके रखे हुए, बाइंड करके रखे हुए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, मतलब दो एटम है, दो एटम को अगर बाइंड करके रखे हुए, उसके बीच का जो बॉन्डिंग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। और वो जो तुम्हारे पास जो बाइंड करता है वो कौन सा करता है, अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है उसको क्या करके रखता है, बाइंड करके रखता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या है, कुशिल लोइस अप्रोच। ये कुशिल लोइस अप्रोच क्या है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, इन्होंने क्या देखा कि एटम जो है, ज्यादातर जो तुम्हारे पास नोबेल गैसेस है वो ज्यादा स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, इसलिए उसको बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट हुए। अगर तुम्हारे पास अगर देखोगे तो नोबेल गैस क्या है, तुम्हारे पास ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो ज्यादा स्टेबल है। तो क्या उन्होंने बताया कि एटम जो है क्या करना चाहता है, एक अचीव करना चाहता है स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब ये स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कैसे अचीव करना चाहता है, तो कोई भी एटम चाहता है कि हम किसी के साथ दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग कर ले और हम अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो कुशिल लुइस अप्रोच यही बताता है कि एटम अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन इट लिंक्ड विद केमिकल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ऑक्टेट जो वो कंप्लीट करता है वो कौन सा करता है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स करता है। जैसे हम सपोज कर लो कि एक हम लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल, ये एग्जांपल है तुम्हारे पास कार्बन का। कार्बन में तुम देखोगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 और 4। तो यहां पर तुम्हारे पास ये जो 4 है, यही है तुम्हारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये किसी भी तरीके से चाहता है कि तुम्हारे पास ये इसके वैलेंस सेल में कितना हो, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अगर इसको कंप्लीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, केमिकल बॉन्ड करना पड़ेगा, मतलब दूसरे एटम के साथ इसको क्या करना पड़ेगा, बॉन्डिंग करना पड़ेगा। और वो जो बॉन्डिंग होता है तुम्हारे पास क्या होगा, उसी को अट्रैक्टिव फोर्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बॉन्डिंग एटम जो है वो बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सप्रेस्ड। अगर हम बात कर लेते हैं बॉन्डिंग में, तो तुम्हारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग केवल केवल और केवल एक्सप्रेस करते हैं, जिसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे देख लो तुम्हारे पास ये कार्बन है, तो कार्बन का वैलेंस सेल में देखो कितना इलेक्ट्रॉन, 4। तो 4 को यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हम लोग। ठीक है, उसी तरीके से ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में टोटल वैलेंस सेल में कितना होता है, 6 होता है, तो 6 को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। उसी तरह फ्लोरीन में कितना होता है, 7 होता है, तो ये हमने 7 को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो ये था तुम्हारे पास कोसिल लुइस अप्रोच। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले नंबर 1 बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इसी को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। दो एटम है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होने का मतलब क्या है, इसके बीच में क्या होगा, अगर सपोज करो ट्रांसफर कब होगा, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कब होगा, जैसे देखो यहाँ पर ये Na और ये तुम्हारे पास Cl है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन देगा, किसको, दूसरे को देगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जो है वह दूसरे को दे दिया है। ठीक है, मतलब अपना एक एटम जो है उसका खुद का इलेक्ट्रॉन वो क्या किया है, दूसरे एटम को दे चुका है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास होगा बॉन्ड फॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होता है वो चार्ज के कारण होता है। किसके कारण होता है, चार्ज के कारण होता है। अब देखो, अगर कोई भी एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन अगर दिया है, तो उस पे आएगा प्लस चार्ज, और उसको हम लोग बोलते हैं केटायन। ठीक है, अगर कोई भी एटम जो है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और उसको हम लोग बोलेंगे एनायन।
तो यहाँ पर जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो तुम्हारे पास किसके किसके बीच में होता है, केटायन और एनायन के बीच में होता है। एग्जाम्पल देख लो NaCl का, तो Na जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये अभी क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो 281, और क्लोरीन क्या है 287। पहले तुम अभी जस्ट एक लॉ पढ़े हो, उसमें क्या बताया गया है कि हर एटम क्या चाहता है, ऑक्टेट को कंप्लीट करना। तो ऑक्टेट कंप्लीट ये कैसे करेगा, तो इसको अगर कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब तुम सोचो, या तो इसके पास एक और ऑप्शन है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, क्योंकि वैलेंस सेल कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा सेकेंड सेल जो है सो। ठीक है, और उसमें तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल हो जाएगा। तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले इसमें, या तो 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दे। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, तो ये क्या चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने में एनर्जी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने में एनर्जी कम खर्च करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर देगा। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन के लिए बात कर ले तो 287 है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन या तो ये कहीं से गेन कर ले, नहीं तो 7 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दे, तो इसको इजी होता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो इसको देखो, ये दोनों का कंडीशन मैच कर रहा है, मतलब एक चाह रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन दे दे और एक चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन हम ले ले कहीं से। तो दोनों के बीच में क्या होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बन जाएगा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो एक बन गया तुम्हारे पास केटायन और एक बन गया तुम्हारे पास एनायन। ठीक है, अब देख लो केटायन और एनायन के बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग होगा, तो यही बन जाता है यहाँ से NaCl, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। इसके बीच में जो बॉन्डिंग होगा किसको क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, ये होता है तुम्हारे पास कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड में तुम्हारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने का क्या मतलब है, ज्यादातर तुम्हारे पास जो होता है वो नॉन मेटल के केस में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसमें तुम्हारे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो शेयर करेगा, मतलब दो एटम है, कोई भी तुम्हारे पास एटम है दो, और ये क्या करेगा, आपस में शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और इससे ये कंप्लीट करेगा ऑक्टेट। जैसे हमको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो डुप्लेट कंप्लीट करता है, बाकी बात तुम्हारे पास जो भी है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन का बात कर लेते हैं, फ्लोरीन का बात करें, सारे के सारे क्या होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो डुप्लेट कैसे कंप्लीट करेगा, तो हाइड्रोजन के पास खुद का एक वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और इसी तरीके से एक और हाइड्रोजन ले लेंगे तो यहां पर तुम्हारे पास आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपना ले लेगा। ठीक है, और उसी तरीके से ये हाइड्रोजन भी अपना दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो इस तरीके से दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो ये तुम्हारे पास स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर हो रहा है, इसमें कितना बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के केस में, ऑक्सीजन के केस में तुम्हारे पास क्या होगा, देखो ऑक्सीजन के पास वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6 होता है। ठीक है, उसी तरीके से एक और ऑक्सीजन अगर ले लें तो उसका भी 6 होता है, तो ये क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है इसका भी दो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेगा, खुद में अपना रख लेगा। ठीक है, और उसी तरीके से ये भी ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके पास भी ये टोटल 6 है, तो ये क्या करेगा, इसका भी दो इलेक्ट्रॉन ये खुद में रख लेगा। तो इस तरीके से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 8, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 8। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, इसलिए इसके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, और ये तुम्हारे पास इस तरीके से ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से नाइट्रोजन के केस में बात कर लेंगे, N2 केस में, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये तुम खुद से ड्रॉ करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास क्या है, लुइस रिप्रेजेंटेशन। लुइस रिप्रेजेंटेशन मतलब कि हम लोग जो होगा किसी भी आयंस, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तुम्हारे पास इसमें हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो देख लो कुछ स्टेप्स जो है पहले हम बता दे रहे हैं। स्टेप 1 क्या बता रहा है कि जितना भी तुम्हारे पास एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितने भी एटम का, सबको क्या कर लेना है, ऐड करना है। सेकेंड में क्या है कि अगर तुम्हारे पास उस पर एनायन है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुआ है, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, और केटायन के केस में इलेक्ट्रॉन का सब्ट्रैक्शन करना है। स्टेप नंबर 2 ये हो गया। थर्ड स्टेप क्या बोला गया है कि जो भी तुम्हारे पास लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उसको कहां रखना है, सेंटर पे रखना है। फोर्थ, फर्स्ट वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इज फिल्ड, मतलब पहले जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है उसका पहले क्या करना है, फिल कर देना है, ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। और फिफ्थ जो है तुम्हारे पास क्या है, वैलेंस ऑफ ऑल एटम आर सेटिस्फाई, उसके बाद जितने भी एटम है सबको तुम्हें क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। ठीक है, मतलब सबका ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। इस तरीके से तुम्हारा ओवरऑल जो होगा वो तुम्हारा लुइस डॉट रिप्रेजेंटेशन होगा। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो एक एग्जांपल लिए CO3 2 माइनस में। ठीक है, अगर हम CO3 2 माइनस में बात करें तो कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 6 होता है, तो कितना ऑक्सीजन है, 3। तो 4 प्लस 6 इंटू 3 हो गया।
और इस पे -2 चार्ज है, और माइनस के केस में क्या करना है, एडिशन करना है इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें देखो हमने ऐड कर दिया +2, तो कितना मिला, 24 इलेक्ट्रॉन्स मिल गया। ठीक है, ये तुम्हारे पास ओवरऑल हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास क्या है, जो लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव उसको कहाँ रखना है, सेंटर पे रखना है। और जो भी तुम्हारा मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसको सब के चारों तरफ सराउंडेड रखना है। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गया। अब क्या करोगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसको देना है, तो तुम्हारे पास टोटल कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 24 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास है। अब किसको दोगे, तो सबसे पहले है तुम्हारे पास मोस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट्स तुम्हारा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को दे दो। कितना कितना दोगे, तो 8 इसको दे दो, 8 इसको दे दो, 8 इसको दे दो। तो 24 इलेक्ट्रॉन्स तो तुम्हारे पास ओवरऑल जो होगा वह कवर अप हो गया। ठीक है, अब जैसे ही तुम्हारे पास ये 24 इलेक्ट्रॉन्स कवर अप हो गया, अब देख लो यहां से तुम्हारे पास क्या होगा कि ये जो तुम्हारे पास कार्बन है, अब इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स रह गया, इसको भी तो ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए। ठीक है, इसको भी क्या चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन तुम्हारे पास ये 3 ऑक्सीजन है, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। अब यहां से क्या करेगा कि इसके पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखोगे तो यहाँ पर 2 4, ये 2 है और नीचे से ये 2, 6 हो गया। तो इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स का और नीड है, तो या तो ये देगा, या तो ये देगा, नहीं तो ये, या नहीं तो ये देगा। ठीक है, कोई एक जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या देगा, इसको शेयर करेगा इसके साथ। ठीक है, तो यहां से जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसको साथ क्या किया, शेयर किया। तो शेयर करेगा, तो देखो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स था ये कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो गया, ये जो है ओवरऑल जो है तुम्हारे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देख लो ये जो है तुम्हारे पास ओवरऑल जो है इसका ऑक्टेट, ये तुम्हारा ओवरऑल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो गया, देखो यहाँ से अगर देखोगे यहाँ पर, तो तुम्हारे पास ये ऑक्सीजन और ये कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड हो गया, तो डबल बॉन्ड हो गया। एक तो पहले से शेयर कर चुका था, और ये जो है ऑक्सीजन अपना एक और इलेक्ट्रॉन देकर शेयर किया, तो मतलब यहाँ पर तुम्हारे पास डबल बॉन्ड आ गया। और इसके इसके बीच में क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। और ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखोगे तो कार्बन ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन और एक कार्बन का टोटल ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये कार्बन, फिर ऑक्सीजन, और नीचे तुम्हारे पास ऑक्सीजन होगा। ऊपर में देखोगे तो इसके पास 2 माइनस चार्ज है, तो ये तुम्हें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये था तुम्हारे पास ओवरऑल लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो होगा किसी भी आयंस का, किसी भी एटम का, तुम्हें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो देखो एक और एग्जांपल है, हम लोग लिए हैं सीओ। सीओ के केस में सिमिलरली वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, कार्बन का 4, ऑक्सीजन का 6, टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, कार्बन और ऑक्सीजन को लिख देना है। ऑक्सीजन को सबसे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है उसको टोटल दे दो इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्स कितना दोगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दे दोगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया टोटल। ठीक है, अब जो रिमेनिंग है वो किसके पास जाएगा, कार्बन के पास चला जाएगा। तो कार्बन के पास तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या चाहिए, इसको किसी भी तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, तो यहां से देखो ये तो तुम्हारे पास ऑलरेडी यहाँ से ये तो शेयर हो चुका है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये शेयर हो चुका है। तो ओवरऑल इसके पास कितना है, अभी इसके पास ओवरऑल देखोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल है। अब क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपना ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा और नीचे से ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो तुम्हारे पास जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स नीचे से, तो इसके बीच में तुम्हारे पास क्या हो गया, 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे पास ओवरऑल जो स्ट्रक्चर ये होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो तुम्हारे पास लोन पेयर जो है, मतलब लोन पेयर किसको बोलते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, किसको बोलते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, जो पार्टिसिपेट नहीं किया है केमिकल रिएक्शन में, बॉन्डिंग फॉर्मेशन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर लोन पेयर है। सिमिलरली ये भी तुम्हारे पास क्या हो गया, लोन पेयर है यहाँ पर। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गया ओवरऑल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, तो फॉर्मल चार्ज हम लोग हर एलिमेंट, जो तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रक्चर गिवन है उसका हर एक एटम का तुम्हें फॉर्मल चार्ज फाइंड करने के लिए आता है। ठीक है, उसके लिए तुम्हें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग लोन पेयर बोले हैं, माइनस 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोले हैं। ठीक है, जैसे देखो हम एक एग्जांपल लिए है O3 का, ओजोन का। इसका तुम्हारे पास ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये है तुम्हारे पास नंबर 1 ऑक्सीजन, ये 2 और ये 3, सब पे हम लोग चार्ज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पे फाइंड करते हैं। तो नंबर 1 पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा, तो इसका ऑक्सीजन का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, ये तुम्हारे पास हो गया 6, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग जो लोन पेयर, तो कितना है 1
2 3 4, तो यहाँ पर हो गया -4, -1/2 इंटू ये है तुम्हारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग देखो यहाँ पर कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन है, दो। दो में तुम्हारे पास एक बॉन्ड में तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होता है दो, ठीक है। तो दो बॉन्ड है तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 4 होगा। तो 1/2 इंटू 4 करोगे तो ओवरऑल क्या मिला, 0 मिला। तो इस पे चार्ज हो जाएगा 0। उसी तरीके से फॉर्मल चार्ज ऑन 2 पे, इस पे फाइंड करोगे तो ऑक्सीजन पे और नॉर्मल 6 होता है, 6 - 2। यहाँ पर तुम्हारे पास वैलेंस देख सकते हो, लोन पेयर कितना है, 2 है, तो 2 -1/2 इंटू कितना है, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है 1 2 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ से तुम्हारे पास 6 हो जाएगा तो ओवरऑल इस पे +1 मिलेगा। उसी तरीके से फॉर्मल चार्ज ऑन 3 पे फाइंड करोगे तो 6 माइनस टोटल कितना है, लोन पेयर 6 है, -1/2 इंटू कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, एक बॉन्ड है, ठीक है। तो 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिला, -1 मिलेगा। तो इस तरीके से तुम्हारे पास फॉर्मल चार्ज फाइंड कर सकते हो एवरी एटम का, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलो देखो नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास क्या है, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल तुम्हें पता है ऑलरेडी कि अगर कोई भी एलिमेंट जो है अगर वो ऑक्टेट को कंप्लीट करता है तो वो क्या होता है, स्टेबल होता है। ये तो हमें पता है, मतलब वो एग्जिस्ट भी करेगा और स्टेबल भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कुछ लिमिटेशन आ गया। कैसे, एक जो है तुम्हारे पास क्या है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, जैसे देखोगे BeH2 या BF3 या AlCl3, ये सब जो है ये एग्जिस्ट करता है, ये सब जो है एग्जिस्ट करता है और प्लस स्टेबल भी होता है। लेकिन अगर तुम ऑक्टेट देखोगे तो इसमें तुम्हारे पास कितना हो रहा है, इसमें ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसमें टोटल ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसमें भी तुम्हारे पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, फिर भी क्या है, ये स्टेबल है। उसी तरीके से ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स जैसे इसमें हम बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पर ये तुम्हारे पास क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है, नाइट्रिक एसिड के केस में, फिर भी ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये इसका ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हुए भी ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। थर्ड, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, मतलब कि ज्यादा, अगर मान लो कि 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ये ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, लेकिन PF5 में देखोगे तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है, SF6 में देखोगे तो 12 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, फिर भी क्या है, ये स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नोबेल गैस। हम लोग पहले जानते हैं कि नोबेल गैस जो होता है, नोबेल गैस, इसका तुम्हारे पास वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। मतलब ये तो स्टेबल है, और स्टेबल है तो किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। लेकिन नोबेल गैस आल्सो कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, जैसे तुम कंपाउंड देख सकते हो, एक CF4, एक CF2, ये सारे जो है ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पर तो नोबेल गैस भी क्या कर रहा है, कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो इसलिए ये ऑक्टेट रूल को ये भी वायलेट कर रहा है। उसी तरीके से जो ऑक्टेट रूल है, डू नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी के बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ओवरऑल लिमिटेशन है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास, अगर हम बात कर ले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और नहीं तो तुम्हारा बोर्ड का जो एग्जाम होता है, ठीक है, स्कूल में जो भी होता है, उसमें इसका लिमिटेशन तुमसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से समझ लो, कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, तुम्हारे पास है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को हम बताए हैं स्टार्टिंग में क्या बोले, आयनिक बॉन्ड बोले, मतलब कि यहाँ पर किसके बीच में होगा, केटायन और एनायन के बीच में इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखो सबसे पहले अगर हम बात कर ले, कोई भी मेटल है, मेटल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, M+ बनेगा, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा। मतलब आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑलरेडी हम बता चुके हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। वहां पर तुम्हारे पास क्या बताया कि अगर कोई भी आइसोलेटेड एटम है गैसियस स्टेट में, तो उसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, उसमें जो एनर्जी कंज्यूम होता है, खर्च जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स के केस में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, तो यहाँ पर X- जो है वो चार्ज आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और ये तुम्हारे पास स्पेशल कंडीशन होता है कि अगर कोई भी कंपाउंड जो है वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, उस केस में जो मेटल का आयोनाइजेशन इंथैल्पी वो कम होना चाहिए, और नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन अगर फुलफिल करेगा तो वहां पे मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये था तुम्हारे पास ओवरऑल जितना भी बॉन्ड का टाइप था वो हम बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर में सबसे पहले आता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, जैसे सपोज कर लो कि तुम्हारे पास दो एटम है, तो दो एटम का जो तुम्हारे पास मॉलिक्यूल्स का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है तुम्हारे पास क्या है, कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस क्या होता है,
हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम। समझो, जैसे एक एटम है और ये तुम्हारे पास एक और एटम है, अब दोनों का कोर टच होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों का कोर क्या होना चाहिए, वह टच होना चाहिए। अब इसके बीच में अगर हम बात करें तो जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है इसका अगर हाफ कर लोगे तो वही तुम्हारे पास क्या मिलेगा, कोवेलेंट रेडियस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेंडरवाल रेडियस। वेंडरवाल रेडियस क्या होता है, तो ये होता है हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स। जैसे सपोज कर लो कि ये है क्लोरीन का और ये भी है तुम्हारे पास क्लोरीन का, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर बात करें इसका अगर हाफ करोगे तो क्या मिलेगा, कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगा। उसी तरीके से इसमें बात कर लोगे तो इसका हाफ करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या मिलेगा, कोवेलेंट रेडियस मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसका अगर हाफ करोगे तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, वेंडरवाल रेडियस मिलेगा। मतलब वही लिखा हुआ है 1/2 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम सेपरेट मॉलिक्यूल्स। मतलब ये मॉलिक्यूल Cl2 अलग है, ये मॉलिक्यूल Cl2 का ये अलग है। अब इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है इसका हाफ करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या मिलेगा, वेंडरवाल रेडियस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है, तो एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। मतलब जैसे सेंट्रल एटम तुम्हारे पास ये है ऑक्सीजन और इसके अराउंड में तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, मतलब इधर एक है और इधर तुम्हारे पास एक। तो इस तरीके के बीच में जो एंगल फॉर्म कर रहा है सेंट्रल एटम को कंटेन करते हुए, वो जो एंगल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। जैसे हम H2O का लिए हैं तो इसमें देखो तुम्हारे पास कितना मिला है, 104.5 डिग्री। तो ये तुम्हारे पास H2O का बॉन्ड एंगल हुआ। ठीक है, ये तुम्हारा होता है बॉन्ड एंगल, मतलब सिंपल एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अलोंग जो तुम्हारे पास बॉन्ड एंगल होगा वो तुम्हारा होगा। क्लियर है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है, मतलब अगर हम बोले तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड टू पार्टिकुलर टाइप्स बिटवीन टू एटम ऑफ गैसियस स्टेट। जैसे देखो अगर हम बात कर लेते हैं 1 मोल, अगर कोई भी हम तुम्हारे पास क्या ले रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, तो जैसे हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन का, तो ये कितना है, 1 मोल है। तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे इनटू गैसियस एटम में, तो देख रहे हो ये हाइड्रोजन जो था H बॉन्ड H था, इस दोनों को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इस केस में जो एनर्जी लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम, बॉन्ड इंथैल्पी बोलेंगे। मतलब कि 1 मोल किसी भी तुम्हारे पास पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को उसके पार्टिकुलर एटम में कन्वर्ट करने में जितना तुम्हें एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड इंथैल्पी। तो इस केस में देखो 435.8 किलो जूल पर मोल हुआ। अब तो ये तुम्हारे पास क्या था, एक टाइप का ही एटम था। अगर तुम्हारे पास पॉली एटॉमिक एटम होगा, मतलब मोर देन 1 बॉन्ड, जैसे हम बात कर लेते हैं वाटर में, तो ये तुम्हारे पास देखो यहाँ पर कितना है, एक यहाँ पर है और एक बॉन्ड यहाँ पर दो है। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो H2O को ब्रेक करेंगे सबसे पहले H और OH में, उसमें जो एनर्जी होगा वो 502 किलो जूल पर मोल होगा। और फिर जो तुम्हारे पास OH है उसको अगर ब्रेक करेंगे H और O में, तो उस केस में तुम्हारे पास जो हाइड्रोजन होगा कितना होगा, 427 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जैसे ही तुम्हारे पास क्या था, ये इस तरीके से था। ठीक है, तो एक बॉन्ड इसको ब्रेक करना है, मतलब ऐसे जो तुम्हारे पास था, एक बॉन्ड इसको ब्रेक करना है, एक बॉन्ड इसको ब्रेक करना है, ये तुम्हारे पास दोनों बॉन्ड को ब्रेक करना है। फिर जो OH OH बॉन्ड मिला है उसको ब्रेक करोगे तो वहां पर तुम्हारे पास क्या होगा कि इतना जूल एनर्जी खर्च होगा दोनों में। तो एवरेज जो बॉन्ड इंथैल्पी होगा क्या होगा, दोनों को ऐड कर लोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 502 प्लस 427, 2 से डिवाइड करोगे 464.5 किलो जूल पर मोल। तो ये तुम्हारे पास हो गया बॉन्ड इंथैल्पी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो तुम्हारे पास दो एटम है उसके बीच में जितना बॉन्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। जैसे हम हाइड्रोजन का बात कर लेते तो हाइड्रोजन में तुम्हारे पास इस तरीके से होता है, इसमें कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। उसी तरीके से O2 में बात कर लेते हैं, तो O2 में अगर बात कर ले तो कितना बॉन्ड है, यहाँ पर 2 बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। उसी नाइट्रोजन में टोटल कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तुम्हारे पास है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है क्या होता है, सेम होता है। जैसे नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 14 है। उसी तरीके से सीओ में कितना है, 14 है। एनओ में कितना है, 15 होगा, लेकिन +1 है। ठीक है, +1 है तो एक माइनस कर लोगे तो कितना मिला, 14 मिला। तो सबका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो तुम्हारे पास ये है कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, उतना उसका क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, और जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतना ही छोटा उसका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ होगा। मतलब सिंपल बोले तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बॉन्ड स्ट्रेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है,
अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसके लिए हम तुम्हें एक ट्रिक बताते हैं। जैसे देखो, अगर सबसे पहले तुम्हारे पास कोई भी मॉलिक्यूल्स गिवन होगा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेना। जैसे नाइट्रोजन के केस में तो कितना हो गया, 14 हो रहा है ना। कोबाल्ट सॉरी सीओ के केस में तो कार्बन का कितना होता है, 6। ठीक है, और ऑक्सीजन में कितना होता है, 8। कितना हो गया, 14 हो गया। तो इस तरीके से तुम्हें पहले काउंट कर लेना है वैलेंस सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन, जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हें काउंट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है सोचो। अगर तुम्हारे पास 14 आएगा तो याद रखना 14 पे 3 होता है। अब 14 से तुम 15, 16, 17, 18 इधर चले जाओ, या 14 से बैक जाओ, 13, 12, 11, 10। अब जितना तुम बैक जाओगे उतना 0.5 तुम्हें डिक्रीज करते जाना है। जैसे तुम देखो 14 से 15 पे गए, 14 से 15 पे गए तो 0.5 डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, 3 था मैक्सिमम। अब उससे क्या होगा, 2.5 होगा। 15 से 16 पे गया, 0.5 और डिक्रीज करो, 2 मिल जाएगा। 16 से 17 पे गया, 0.5 और डिक्रीज करो, 1.5। 18 पे क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये सारे बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, उसी तरीके से इस साइड भी जाओगे तो सेम प्रोसेस है। 13 पे 2.5, 12 पे 2, उसी तरीके से 11 पे 1.5 और 10 पे 1। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, इसको माइंड में एकदम फिट कर लो, तुम्हारा आगे जो भी एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा ये हेल्प करने वाला है। ठीक है, खासकर एमसीक्यू में तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास क्या है, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, जैसे देखो सम टाइम नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर। अब तुम देखो बहुत सारे टाइम्स जो है क्या बताया जा रहा है कि कोई भी एक कंपाउंड है, उसका जितना भी प्रॉपर्टी है, तुम्हारा एक स्ट्रक्चर से कंप्लीटली तुम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। अब उस कंडीशन पे क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगा उस पार्टिकुलर कंपाउंड का, उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या उसी को हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो तुम्हारे पास एक्चुअल स्ट्रक्चर जो बनता है उस पार्टिकुलर कंपाउंड का, वो उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं O3, ओजोन का। अब ओजोन का तुम्हारे पास ये स्ट्रक्चर है, अब इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होगा, देखो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये डबल बॉन्ड इस साइड शिफ्ट कर रहा है, तो तुम्हारे पास ये स्ट्रक्चर मिल रहा है। मतलब अगर ये इस साइड भी शिफ्ट कर रहा है, फिर इस साइड भी शिफ्ट करेगा, तो ये तुम्हारे पास ओवरऑल क्या कर रहा है, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर भी तुम्हारे पास क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये दोनों जो तुम्हारे पास हो गया, क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। और ये तुम्हारे पास डबल बॉन्ड तो केवल और केवल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी ये आ रहा है, तो ये भी तो एक्सप्लेन कर रहा है, स्टेबिलिटी ये भी कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कि डबल बॉन्ड जो है दोनों तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, मतलब अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि इसका जो बॉन्ड लेंथ है और इसका बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, ये चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर बात करें तो एक्चुअली देखा गया कि यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ है वो सेम है, लेकिन अगर तुम अभी देखोगे तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ तो डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। मतलब देखो यहाँ पर भी तुम्हारे पास पार्शियली डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए ये दोनों का क्या होगा, बॉन्ड लेंथ सेम होता है। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ये चीज को ये एक्सप्लेन करता है। जैसे तुम CO3 2 माइनस में भी फाइंड करके देख सकते हो, इसी तरीके का तुम्हारे पास कंसेप्ट आएगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास रेजोनेंस का कंडीशन। ठीक है, लोग देखते हैं नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या है, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले दो कंपाउंड तुम समझना, एक तो कोवैलेंट कंपाउंड हम पहले से बता चुके हैं जिसमें कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड में भी दो तुम्हारे पास होता है, एक होता है तुम्हारे पास नॉन पोलर, एक होता है पोलर। नॉन पोलर और पोलर कहने का क्या मतलब है, नॉन पोलर और पोलर कहने का मतलब है कि नॉन पोलर तुम्हारे पास जो होगा जब तुम्हारे पास एटम जो होगा किसी भी मॉलिक्यूल्स का सेम एटम होगा, जैसे Cl H2 H ये तुम्हारे पास H2 का कंडीशन है, ऑक्सीजन ये तुम्हारे पास है, नाइट्रोजन ये। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, दोनों एटम सेम है, तो इस केस में तुम्हारे पास क्या होता है, नॉन पोलर। पोलर का मतलब होता है पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब चार्ज। तो अगर तुम्हारे पास चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन पोलर। और पोलर के केस में क्या होगा, चार्ज डेवलप होगा। तो चार्ज कैसे डेवलप होगा, तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो दो एटम के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस आना चाहिए। जैसे बात कर लेते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन में, तो क्लोरीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये तुम्हारे पास हाइड्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है। अब जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएगा, उस साइड शिफ्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन कौन सा शिफ्ट होगा, क्लोरीन की तरफ होगा, तो इसलिए इस पे क्या आ गया, पार्शियली निगेटिव आ जाएगा, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, चार्ज यहाँ पर डेवलप हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं पोलैरिटी। और ये पूरा कंपाउंड जो होगा ये बोलेगा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब उस केस में क्या फाइंड करते हैं हम लोग, डाइपोल मूवमेंट फाइंड करते हैं। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मतलब चार्ज Q इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अगर D लेंगे तो यही तुम्हारे पास क्या बनेगा, डाइपोल मूवमेंट। इसका जो यूनिट होता है वो dy होता है, कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं।
और 1d इक्वल टू होता है 3.33564 इंटू 10 to the power 30 - 30 कूलम मीटर होता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन आ जाता है किसी भी तुम्हारे पास कंपाउंड गिवन है, उसमें पूछता है कि ये तुम्हारे पास डाइपोल मूवमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। हो सकता है अगर तुम्हारे पास पोलर होगा तो म्यू का वैल्यू जीरो नहीं होगा, अगर तुम्हारे पास नॉन पोलर होगा तो म्यू का वैल्यू जीरो होगा। तो जैसे ये कंपाउंड लिए BeF3 ये लिए, ठीक है, सॉरी BF2 है। तो इस केस में देखोगे तो फ्लोरीन जो है इधर इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन इसको अपने तरफ खींचेगा, उसी तरीके से इस साइड फ्लोरीन खींचेगा, तो दोनों तरफ खींच रहा है तो मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो हो गया। लेकिन अगर हम H2O में बात कर लेते हैं तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। याद रखना मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फॉन, ठीक है, फॉन, ये याद रखना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ये इस साइड इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको इस साइड इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट करेगा, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, अगर रिजल्टेंट देखे तो इस साइड जा रहा है, तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो इस तरीके से तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि किसमें डाइपोल का वैल्यू मोमेंट का वैल्यू जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास क्या है, फजांस रूल। फजांस रूल क्या बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, मतलब आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। ठीक है, अब इस चीज को एक्सप्लेन कौन किया है, फजांस रूल। जैसे देखो तुम्हारे पास एक है तुम्हारे पास केटायन और एक है तुम्हारे पास एनायन। तो केटायन और एनायन, अब इसके बीच में क्या होगा कि इसका जो शेप होता है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड शेप हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड शेप होता है। और ये कैरेक्टर जो है ये कोवेलेंट कैरेक्टर के कारण आया है। केटायन और एनायन के बीच में कौन सा बॉन्डिंग होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो रहा है कि शेप डिस्टॉर्टेड हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है। अब क्यों कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है समझते हैं। देखो यहाँ पर जैसे बात कर लेते हैं सबसे पहले केटायन के केस में, तो जितना साइज केटायन का छोटा होगा उतना ज्यादा इसका पोलराइजिंग पावर होगा। मतलब क्या होगा, अट्रैक्शन करने का मतलब तुम सोचो कि एक तो प्लस चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और साइज इसका छोटा है, तो ये क्या करेगा, जो तुम्हारे पास निगेटिव जो चार्ज है जिसको हम लोग एनायन बोलते हैं, इसको क्या करेगा, ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि अब तुम जैसे अभी डाइपोल के केस में देखा है हाइड्रोजन और क्लोरीन में, तो ये तुम्हारे पास क्या कर रहा था, ये जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिव था तो इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, लेकिन एनायन के केस में तुम्हारे पास यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बताओ, कि एनायन के केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो ये केटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट कैरेक्टर। तो जितना साइज केटायन का छोटा होगा उतना ज्यादा वो मोर पावरफुल होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लार्जर द पोलराइजिंग पावर, मतलब पोलराइज करने का पावर ज्यादा है, उसके पास क्षमता जो है क्या ज्यादा है। जैसे हम बात कर लेते हैं LiCl और NaCl में, तो क्लोरीन देख लो यहाँ पर दोनों जगह है, तो एनायन तो फिक्स है। अब केटायन में देखो यहाँ पर Na प्लस है और यहाँ पर Li प्लस है। अब देखो साइज तो Li प्लस का छोटा होगा, तो पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा है, LiCl का। तो यहाँ पर तुम्हारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा मिलेगा, LiCl में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, लार्जर द एनायन मोर विल बी पोलराइजेबिलिटी। तो ये पोलराइज होता है और ये करता है। तो केटायन के केस में पोलराइजिंग पावर आता है और एनायन के केस में पोलराइजिबिलिटी आता है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर जितना ज्यादा साइज में बड़ा होगा उतना ज्यादा उसके अंदर क्या होगा, पोलराइजिबिलिटी होगा। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं Na और NaCl में, तो केटायन तो यहाँ पर सेम है। अब I माइनस और Cl माइनस, अब देखो साइज अगर बात कर लेते हैं तो Cl माइनस का क्या होता है, छोटा होता है, I माइनस का बड़ा होता है, तो पोलराइज कौन ज्यादा होगा, Na हो जाएगा ये तुम्हारे पास। ठीक है, सेम चीज बात कर लेते हैं टू केटायन ऑफ सेम साइज में, वही चीज कंडीशन होगा। यहाँ पर देख लो ये तुम्हारे पास है टू केटायन ऑफ सेम साइज। उसी तरीके से बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है केटायन विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तुम्हारे पास ये डी ब्लॉक का तुम्हारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, हैज मोर पोलराइजिंग पावर देन पी। ठीक है, जैसे बात कर लेते हैं AgCl और KCl में, तो यहाँ पर एनायन तो सेम है और Ag में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, डी ब्लॉक आ जाता है, और K में तुम्हारे पास केवल और केवल पी ब्लॉक है। तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास अगर बात कर ले कोवैलेंट कैरेक्टर तो किसमें ज्यादा होगा, तो AgCl में ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ केटायन विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें जो होगा क्या होगा, हैविंग मोर पोलराइजिंग पावर होता है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है तुम्हारे पास VACPR थ्योरी। अब ये क्या बोलता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये बोलता है। ठीक है, ये क्या बताता है, तो ये बताता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। तो किसी भी अगर मॉलिक्यूल्स का जो शेप है वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करता है, ये बोलता है। ठीक है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल विच ईच अदर।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वहां रिपल्सन होगा। क्यों रिपल्सन होगा, क्योंकि वहां पर निगेटिव चार्ज है। लेकिन VSE पेयर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि जो ऑर्डर ऑफ रिपल्सन होगा किसमें होगा, लोन पेयर में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, अनबॉन्डेड है ना, लोन पेयर में सबसे ज्यादा अनबॉन्डेड है, मतलब बात कर ले तो बॉन्डिंग में नहीं है, जो बॉन्डिंग होता है वो तो स्टेबल हो जाता है। यहाँ पर क्या हो, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा, और सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर में। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर बात कर लेते हैं जेई और नीट के लिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से, तो ये ऑर्डर को तुम्हें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड्स टू ऑक्युपाई सच पोजीशन इन स्पेस दैट मिनिमाइज रिपल्सन एंड मैक्सिमाइज डिस्टेंस। अब समझो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑलरेडी निगेटिव है, तो वह इस तरीके से अपना स्पेस जो होता है, अपना पोजीशन को ऑक्युपाई करता है जिसमें क्या होगा, रिपल्सन कम हो, क्योंकि हर कोई चाहता है स्टेबल होने के लिए, तो रिपल्सन कम हो, इतना ज्यादा वो क्या हो रहा है, अपना पोजीशन को दूर करता है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे वो खुद रहना चाहता है, जिसमें कि रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये कौन बताया, VSEPR थ्योरी बताया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है कि अब हम लोग शेप का बात कर लेते हैं। तो शेप ऑफ सेंट्रल एटम है नो लोन पेयर, मतलब कि हम बात करेंगे अभी जो है जिसके पास ऐसा शेप लेंगे जिसमें कि लोन पेयर नहीं है, तो सिर्फ और सिंपल क्या वहां होगा, बॉन्ड पेयर होगा। तो देख लो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर का बात कर लेते हैं, जैसे बॉन्ड पेयर 2 है, 2 के केस में तुम्हारे पास ऐसे, ये तुम्हारे पास BeCl2 का है, तो स्ट्रक्चर में देखो इसका शेप क्या मिला है, लिनियर मिल रहा है। उसी तरीके से अगर बात कर लेते हैं बॉन्ड पेयर 3, तो देख लो यहाँ पर BF3 का बात हो रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो रहा है, देखो 3 बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर जो शेप होगा क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। उसी तरीके से बॉन्ड पेयर अगर 4 है तो CH4 का बात हो रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो गया, शेप क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। उसी तरीके बॉन्ड पेयर मतलब बात कर लेते हैं, बॉन्ड पेयर टोटल 5 है, तो PCl5 का बात हो रहा है, तो यहाँ पर जो शेप होगा क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। उसी तरीके से SF6 जो होगा, इसमें टोटल का क्या है, टोटल और टोटल बॉन्ड ही है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। तो ये था जिसमें कि लोन पेयर नहीं था, यहाँ पर लोन पेयर नहीं था। अब जो हम लोग बात करेंगे जिसमें कि तुम्हारे पास बॉन्ड पेयर तो होगा ही साथ लोन पेयर भी होगा, उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलो देखो यहाँ पर है मॉलिक्यूलर विथ सेंट्रल एटम हैविंग वन और मोर लोन पेयर, अब यहाँ पर लोन पेयर भी आएगा। अब देखो जैसे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 1 है, तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास जो स्ट्रक्चर है देख लो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास कितना है, 2 बॉन्ड पेयर। अच्छा, एक चीज इसमें हम इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, यहाँ पर जो है हम लोग डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह ही कंसिडर, मतलब एक बॉन्ड पेयर ही कंसिडर करेंगे, वन बॉन्ड पेयर ही कंसिडर करेंगे, डबल बॉन्ड को भी। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो एक बॉन्ड पेयर और एक बॉन्ड पेयर कितना है, टोटल 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो इस केस में तुम्हारे पास जो शेप होगा कौन सा शेप हो जाएगा, बेंट शेप होगा। उसी तरीके से अगर बॉन्डिंग का बात कर लेते हैं 3 और लोन पेयर 1, तो देखो NH3 के केस में 1 2 3 ये तुम्हारे पास हो गया, और एक लोन पेयर है, तो यहाँ पर जो शेप मिलेगा क्या मिलेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। उसी तरीके से बॉन्ड 2 और लोन पेयर भी 2, जैसे हम बात कर लेते हैं H2O, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या शेप क्या मिला, वेंट शेप मिला। उसी तरीके से नंबर ऑफ बॉन्ड 4 है और लोन पेयर 1 है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो गया, जैसे SF4 ये तुम्हारे पास है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास बॉन्ड पेयर कितना है, 4 है, लोन पेयर 1 है, तो यहाँ पर जो शेप होगा क्या हो जाएगा, सीसॉ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पास है नंबर ऑफ बॉन्डिंग जो है 3 है और लोन पेयर 2 है, मतलब बॉन्ड 3 और लोन पेयर 2, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो गया, देख लो यहाँ से शेप जो होगा क्या हो गया, टी शेप हो गया। उसी तरीके से बॉन्ड 5 और लोन पेयर 1 हो गया, तो शेप जो होगा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। और उसी तरीके से बॉन्ड 4 है और लोन पेयर 2 है, तो शेप हो जाएगा तुम्हारे पास स्क्वायर प्लेनर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर नीट और जेई वालों के लिए, क्योंकि यहां से भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताता है, तो ये मेनली अगर बात करें कि व्हेन दे टू एटम अप्रोच नियर अ फोर्स राइज, अगर कोई भी दो एटम है, दो एटम अगर एक दूसरे को अप्रोच करेगा तो वहां पर एक न्यू फोर्स क्या होगा, एराइज होगा। ठीक है, और वहां पर जो तुम्हारे पास होगा अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, जिसमें कि अगर हम बात कर लेते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है रिपल्सिव फोर्स से। ठीक है, और जो एनर्जी रिलीज होता है, वहां पर जो एनर्जी रिलीज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज को माइंड में रखना। तुम्हारे पास है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का कंसेप्ट। अब देखो ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो यहाँ पर तुम्हारे पास दो टाइप्स का होता है, एक होता है तुम्हारे पास पॉजिटिव ओवरलैप, एक होता है तुम्हारे पास निगेटिव ओवरलैप। पॉजिटिव ओवरलैप करने का मतलब इन फेज में वो क्या करेगा, ओवरलैप मतलब प्लस और प्लस के साथ ओवरलैप करेगा, या तो माइनस और माइनस के साथ ओवरलैप करेगा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैप। और एक होता है तुम्हारे पास आउट ऑफ फेज, जिसमें कि एक प्लस और एक ऑर्बिटल्स का माइनस, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेगा, तो उसको बोलते हैं निगेटिव ओवरलैप। अब यहां पर तुम्हारे पास अगर हम बात कर लेते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो केवल और केवल पॉजिटिव ओवरलैप ही तुम्हारे बॉन्ड फॉर्मेशन में
हेल्प करता है। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है? पॉजिटिव ओवरलैप। ये तुम्हारे पास है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड तुम्हें पता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है तुम्हारे पास पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग से करता है, जिसमें कि एस एस ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होता है, एस पी भी होता है और पी में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन पी और पी में एक्सियल, अगर हम पी और पी में साइडवाइज ओवरलैपिंग कर देंगे तो वही तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर देन होता है पाई बॉन्ड, ये चीज को माइंड में रखना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले पोर्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन एस 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 पी पीपी में होता है, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किस में होता है? पीपी ऑर्बिटल्स में होता है। ठीक है, इस चीज को माइंड में रखना। अब देखो नेक्स्ट है तुम्हारे पास हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सिंपल अगर हम बोले तो द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी इन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म अ स्टेबल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे मान लो अगर हम बात कर लेते हैं, कोई तुम्हारे पास ऑर्बिटल है एस और पी का, अगर हम बात कर ले तो इस दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर एक तुम्हारे पास सेट बनेगा एसपी ऑर्बिटल। ठीक है, ये तुम्हारे पास बनेगा जो ऑलरेडी इससे ज्यादा स्टेबल होगा एस और पी से। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल मिक्स होगा तो वहां पर एनर्जी जो होगा क्या होगा? लेस होगा, तभी वहां पर स्टेबल होगा। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इक्वल होगा। जैसे बात कर लेते हैं एस और पी, ये है, तो यहाँ पर अगर तुम ऐड करोगे तो यहाँ पर 2sp मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, उसी तरीके से बात कर लेते हैं एस और 2p, तो यहाँ से मिलेगा sp2, लेकिन ये तुम्हारे पास कितना मिलेगा? 3sp2 मिलेगा। इस तरीके से इसलिए बोलते हैं इसको कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के इक्वल होगा। साथ ही साथ इसमें जो एनर्जी क्या होगा वो सेम हो जाएगा। मतलब अगर हम बात कर लेते हैं एस प्लस पी तो यहाँ बनेगा 2sp, तो यहाँ पर जो sp है और एक और sp है, ये दोनों का एनर्जी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा और स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन का टाइप। सबसे पहले आता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में हम बात कर ले तो 50% जो होता है क्या होता है? एस कैरेक्टर होता है। जैसे हम देख लो BeCl2 का बात कर लेते हैं, तो बीई में बात करोगे तो 1s2 2s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो अगर हम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो इसका जो एस का 2 इलेक्ट्रॉन से एक चला जाएगा पी में। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा। क्लियर है। अब देख लो एस में तुम्हारे पास क्या होगा? ये तुम्हारे पास ये होगा और पी का ये होगा। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? एसपी बनेगा। ठीक है, और ये कितना बनेगा? 2sp बनेगा। और एसपी में तुम्हारे पास शेप क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं क्लोरीन के केस में, तो क्लोरीन के केस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये जो है तुम्हारे पास BeCl2, ये जो होगा इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। साइडवाइज देखो यहाँ पर एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है, तो देखो बेरिलियम का जो है यहाँ पर ये इसके साथ, और जो बेरिलियम इधर का एक क्लोरीन है इसका ओवरलैपिंग इसके साथ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर Be सिंगल बॉन्ड मतलब ये तुम्हारे पास यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे पास क्या हो गया? sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ठीक है, जो है तुम्हारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन BeCl3 में देख लेते हैं। जैसे Be के केस में 1s2 2s2 2p1 होगा। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? s का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? p में चला जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s1 2p2। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो s का एक इलेक्ट्रॉन और p का, तो s का एक ऑर्बिटल से और p का 2 ऑर्बिटल से, ये मिलकर क्या बना है? यहाँ पर देखो ये जो बना है sp2, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा कि इसके साथ तो क्लोरीन अटैच होगा। तो देखो यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन आ गया, यहाँ पर एक क्लोरीन आ गया और यहाँ पर एक क्लोरीन आ गया, और ये क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा जिसको हम बोलते हैं sp2, और ये तुम्हारा शेप जो होगा ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। अब इसमें अगर बात कर लेते हैं एस कैरेक्टर कितना होगा, तो इसमें जो एस कैरेक्टर होता है वो 33% होता है एस कैरेक्टर। क्लियर है। नेक्स्ट अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बात कर लेते हैं तो इसमें सेम टाइप का उसी तरीके का पैटर्न फॉलो होता है। अब इसमें जो तुम्हारे पास शेप मिलता है या तो तुम्हें टेट्राहेड्रल मिलेगा, या तुम्हारे पास पिरामिडल मिलेगा, या तो बेंट मिलेगा। क्लियर है। और इसमें एस कैरेक्टर जो होता है 25% होता है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में तुम्हारे पास एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है, और इसमें जो शेप होता है वो तुम्हारे पास होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्लियर है। नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास क्या है? sp3d2, इसमें जो तुम्हारे पास शेप होगा क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल तुम देख सकते हो SF6 तुम लोगे तो वहां से शेप तुम्हारे पास क्या मिलेगा? ऑक्टाहेड्रल मिलेगा। नेक्स्ट तुम्हारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। इसमें तुम्हारे पास क्या होता है कि अगर यहाँ पर बताया गया कि अगर तुम्हारे पास बॉन्डिंग होगा
तो उसके भी केस में तुम्हारे पास एनर्जी क्या होगा, लोअर एनर्जी होगा, क्योंकि लोअर एनर्जी ही ज्यादा स्टेबल होता है। और एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पर दो टाइप का बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और एक होता है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में एनर्जी क्या होगा, लो होगा। एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी क्या होगा, हाई होगा। इलेक्ट्रॉन्स फील्ड बाय अबव पॉली हुंस रूल, ये सब जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा दिए हैं। अगर तुम्हें नहीं पता है तो जाकर प्लेलिस्ट से ओपन करना, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से देख लेना अबव क्या होता है, पॉली एक्सक्लूजन, हुंस रूल क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन इसी पैटर्न, इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके फिल किया होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंडीशन है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कैसे करेगा, उसका कंडीशन क्या है कि सबसे पहले तो एनर्जी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम एनर्जी। उसके बाद सेम सिमेट्री, सिमेट्री भी सेम होना चाहिए। जैसे हम बोल सकते हैं पी एक्स, तो ये पी एक्स के साथ ही मिक्स करेगा, पी वाई के साथ ही क्या होगा, यहाँ पर कंबाइन करेगा। ऐसा नहीं कि पी एक्स जो होगा वो पी वाई के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो यही चीज बोला है कि एनर्जी भी सेम होना चाहिए, सिमेट्री भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमाइज एक्सटेंड, मतलब जितना ज्यादा वो डिस्टेंस पे रहेगा उतना ज्यादा एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। और जितना कम एनर्जी, जितना ज्यादा एनर्जी मिनिमम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। क्लियर है। बस एनर्जी लेवल डायग्राम देख लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लिए हैं O2 का। अब O2 के केस में क्या होगा, सबसे पहले एक चीज समझ लो यहाँ पर। जैसे ये तुम्हारे पास है 1s ऑर्बिटल है और यहाँ पर भी 1s, मतलब कि दो ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल। इसको अगर हम लोग को मिक्स करना है तो यहाँ पर तुम्हारे पास फॉर्म करेगा, एक तुम्हारे पास सिग्मा 1s और एक फॉर्म करेगा सिग्मा स्टार 1s। ये जो सिग्मा 1s है ये एनर्जी लेवल के अनुसार ये नीचे है, और ये तुम्हारे पास एनर्जी लेवल के अनुसार ऊपर है। मतलब एनर्जी लेवल नीचे, मतलब ये नीचे एनर्जी है, मतलब इसका लोअर एनर्जी है, और ये तुम्हारा हायर एनर्जी है। और लोअर एनर्जी में अगर होगा तो ये क्या होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसमें इसमें क्या होगा, बॉन्डिंग होगा। और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पर स्टार का मतलब हो गया एंटी बॉन्डिंग, नॉर्मली रहेगा तो बॉन्डिंग। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम्हें लिखा, इसी तरीके से तुम्हारे पास पी में भी होता है, इस चीज को माइंड में रखना। इसी तरीके से तुम्हारे पास 2s में भी होगा, 2p में भी होगा, इसी तरीके से होगा। क्लियर है। चलो बात कर लेते हैं, सबसे पहले O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कैसे लिखेंगे। ये पैटर्न जो है इसी पैटर्न में फॉलो करता है, इसी तरीके से तुम्हें लिखना है। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s2, उसी तरीके से सिग्मा स्टार 1s2 आएगा, फिर तुम्हारे पास सिग्मा 2s2 आएगा, फिर सिग्मा स्टार 2s2 आएगा, उसके बाद सिग्मा 2pz आएगा। उस तरीके से फिर तुम्हारे पास क्या मिलेगा, सिग्मा पाई 2px, उसी तरीके से पाई 2py, उसी तरह पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ये होगा। क्लियर है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग, सॉरी सॉरी, यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर देख लोगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो, जिसमें कि तुम्हारे पास स्टार नहीं लगा हुआ, उसमें का इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेगा 2, 4, 6, इस तरीके से 8 और 10, 8 और 10 यहाँ का, ठीक है, ये तुम्हारे पास। उसे नॉन बॉन्डिंग का तुम काउंट कर लोगे तो तुम्हारे पास मिलेगा 6। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 1/2 इंटू बॉन्डिंग 10, एंटी बॉन्डिंग 6। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास मिल जाएगा 2। तो इस तरीके से तुम्हारे पास ऑक्सीजन O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा कितना होगा, 2 होगा। क्लियर है। ऐसे भी हम तुम्हें बता चुके हैं। क्या करोगे, ट्रिक से कैसे फाइंड करोगे, तो ट्रिक से फाइंड करोगे, O2 है, O2 में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो 16 के केस में तुम्हारे पास क्या था, 14, 14 पे तुम्हारे पास 3 था। फिर आगे जाओगे 15, 15 में क्या मिलेगा 2.5, फिर 16.5 और घटाओगे तो कितना मिला, 2 मिला। देखो बॉन्ड ऑर्डर 2 मिला या नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद तुम्हें देखना है अगर इसमें तुम्हारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, अदरवाइज डायमैग्नेटिक होगा। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, He2+ Be2+ एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर किसी भी कंपाउंड का अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया ना तो वो एटम जो होगा वो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है। तो इस केस में He2 और Be2 के केस में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर तुम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो तुम्हारे पास ये जो इक्वल होगा, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इस वजह से बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0 हो जाता है। क्लियर है। इससे तुम्हारे पास लास्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, तो बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो तुम्हारे पास होता है क्या होता है, फॉन होता है। तो इसके साथ अगर हाइड्रोजन का बॉन्डिंग होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है। अब देख लो, जैसे मान लो कि बात कर लेते हैं H और F, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, फ्लोरीन है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग हुआ तो इसको बोल सकते हैं H और O के साथ भी हो सकता है, H और N के साथ भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अब जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होता है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटर में क्या होता है कि दो तुम्हारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अब इसको याद कैसे रखोगे, जैसे सुने होगे नाम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल,
इंटरनेशनल का मतलब क्या हो गया, दो कंट्री के बीच में बात हो रहा है, तो इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो भी डिफरेंट, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, जैसे हम बात कर लेते हैं H2O और अल्कोहल, इसके बीच में अगर बात करेंगे तो H2O जैसे मान लो ये तुम्हारे पास हो गया ये, और अल्कोहल का बात कर लेते हैं जैसे CH3OH ले लेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो इसको बोलेंगे हम लोग, क्लियर है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। अब बोलोगे भैया सेम मॉलिक्यूल्स, हाँ तो सेम मॉलिक्यूल्स होगा लेकिन वो अलग अलग, जैसे H2O और H2O लोगे तो इसके बीच में होना चाहिए, मतलब ये खुद में नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं इंट्रा, इंट्रा मतलब सेम सेम मॉलिक्यूल में, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में बात कर लेते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में तुम्हारे पास क्या हो रहा है कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में ही क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसको बोलते हैं इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया हो। ये था पूरा चैप्टर का ओवरव्यू। पूरा चैप्टर को मैंने कंप्लीटली बहुत कंसाइज वे में तुम्हें समझा दिए हैं। और अगर तुम्हें इस कुछ कोई भी टॉपिक्स में इसमें डाउट हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी बात तुम मुझे बताना कमेंट्स में कि कैसा लगा तुम्हें, और कौन कौन सा चैप्टर्स तुम्हें चाहिए, और भी कौन कौन सा चैप्टर चाहिए मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी बात हम प्लेलिस्ट में लिंक तुम्हें दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में वहां पर लिंक रहेगा तुम्हारे पास प्लेलिस्ट का। साथ ही साथ जो फास्टैग क्वेश्चन सीरीज भी हम करा रहे हैं, इसमें कि क्वेश्चन तुम्हारे पास जेई वाले के लिए, नीट वाले के लिए, सबके लिए आने वाला है, तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर विजिट करो और देखो। और जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाय।